हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौत की चैप्टर 1 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या है देख लीजिए, आपके यह बोर्ड पर है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा क्या है, तब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, लिखे। तीसरा प्रश्न क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखने हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न है। इस पांचों प्रश्न का हम अभी हल देखेंगे, आंसर देखेंगे, आपको समझाएंगे भी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका पहला प्रश्न क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। पहले आप प्रश्न को समझिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग, आप जो वाहन देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, या फिर 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, या फिर कोई भी गाड़ी हो, उसमें जो दर्पण लगा रहता है, मिरर जो लगा रहता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। दोनों साइड लगा रहता है, यानी कि साइड मिरर उसको बोलते हैं। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका उपयोग देखिए, ये 2 कारण है इसलिए किया जाता है। 2 कारण क्या है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि ये जो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब कि बहुत दूर अगर वस्तु है, मतलब कोई गाड़ी पीछे से है तो आपको दिखा देगा इस दर्पण में, ठीक है। और एक कारण ये और भी है, क्या है कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन हमेशा सीधा बनता है। अब सीधा बनेगा तो ठीक ठीक दिखाई देगा, भले छोट रहा है लेकिन सीधा है तो अच्छा रहे ना, ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसी कारण से जो होता है उत्तल दर्पण में वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 2 कारण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्या है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और दूसरा क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है, वो क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन हमेशा सीधा बनता है। ये 2 कारण है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर ये हो जाए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और क्या है, लिखे। यानी कि इसके नियम को लिखना है और बताना है कि कितने नियम है। तो पहले तो जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन है, ये हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ये लिखने और इसको हम समझा देते हैं, ठीक है ना, फिगर बना देते हैं और इसे आप समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ये कोई परावर्तक तल है या फिर चिकनी सतह, परावर्तक तल ले लीजिए। ये कोई परावर्तक तल है और इधर से एक प्रकाश किरण आ रही है। ये जो आ रही है किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण आ रही है और परावर्तक तल पर पड़ रही है। जिस जगह पे पड़ रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस जगह पे पड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये किरणें आ रही है तो इसको आपतित किरण, और जिस जगह पे पड़ रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जब ये पड़ेगी किसी परावर्तक तल पर तो टकराकर क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी, मतलब कि वापस जिस इधर से आई उधर चले जाएगी, इधर से आई तो इधर जाएगी, मतलब उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये किरणें आई, यहाँ पे पड़ी, और इस पढ़ने के बाद क्या होगा कि इधर टकरा के मुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और हम इसमें एक अभिलंब लंब खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, एक काल्पनिक होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, देख रहे हैं कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि जिस टकराकर जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो ये लंब डाला गया है, अभिलंब डाला गया है, अभिलंब बोलिए लंब बोलिए वही बात है, अभिलंब डाला गया है, तीनों एक ही तल में है। देख रहे हैं, ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे है और ये भी यहीं पे, यानी कि तीनों एक ही तल में। पहला नियम हमने यही ना लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही समतल में है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, देखिए ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई से सूचित करते हैं। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है उसको बोलते हैं
परावर्तन कोण। तो ये जो दोनों कोण बनता है, मतलब कि अभिलंब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। तो दूसरा नियम हमने क्या लिखा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये ही दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ क्या है, यानी कि इसको किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी। तो पहला क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है पार कर जाए। कौन सी पार कर जाए, तो प्रकाश, प्रकाश की किरणें। तो पारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश पार कर जाए, यानी कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें आसानी से क्या कर जाए, पार कर जाए, यानी कि एक भाग से इस पार से उस पार चले जाए, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया हवा, पानी, कांच, ये सबसे क्या होगा कि प्रकाश किरणें आसानी से एक भाग से दूसरे भाग चले जाएगी। तो उस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, यानी कि जिससे प्रकाश किरणें पार कर गई उसको पारदर्शी। अब दूसरा क्या है, अपारदर्शी, यानी कि पार न हो। कौन सी पार न हो, तो प्रकाश किरणें, जिस पदार्थ से प्रकाश किरणें पार नहीं, जिस पदार्थ से प्रकाश किरणें पार नहीं हो पाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी आदि, ये सब क्या हो गए, अपारदर्शी पदार्थ हो गए। पारदर्शी मतलब पार हो जाए, प्रकाश किरणें पार हो जाए, उसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी यानी कि जिससे प्रकाश किरणें पार ना कर पाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब एक तीसरा है जो कि है कि पारभासी पदार्थ। तीसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी में क्या होगा कि प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाएगा। जैसे में कुहासा हो गया, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि कुहासा लगता है, तो कुहासा क्या है कि पारभासी पदार्थ है। उसमें अगर हम लाइट बारते हैं तो प्रकाश का कुछ अंश क्या होगा कि पार कर पाएगा और कुछ अंश इसी पार रहेगा, तो उसको हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाता है। आगे लिख लीजिएगा कि उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हो जाएगा कुहासा, उसके बाद धुआं। धुआं भी क्या है, पारभासी पदार्थ है, यानी कि उससे भी प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाता है और कुछ नहीं। धुआं हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, पारभासी पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे, यानी कि अवतल दर्पण जो होते हैं उसका दो उपयोग क्या है। तो दो उपयोग में पहला उपयोग क्या है कि इसका उपयोग हजामती दर्पण, यानी कि दाढ़ी बनाने या फिर केस कटवाने, मतलब हजामती दर्पण के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। एक प्रयोग ये हुआ, उपयोग ये हुआ। और दूसरा क्या है कि इसका उपयोग रोगियों के कान, गला, दांत आदि की जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा रोगियों के कान, गला आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, मतलब इस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और भी आप इसको लिख सकते हैं, दो ही उपयोग बोला है तो दो ही हम बता दिए। और भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग सोलर कुकर, सौर भट्टी, इस सब में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे अवतल दर्पण के दो उपयोग। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या है कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन किसे कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग कर देंगे तो हमको आवर्धन पता चल जाएगा। यानी कि आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे।
आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लिया जाए और वस्तु की ऊंचाई को h, तो h डैश बटा h, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, या फिर इसी को दर्पण में माइनस v बटा u होता है। आवर्धन का फॉर्मूला माइनस v बटा u, ये आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, माइनस v बटा u। ये रहे आवर्धन, मतलब समझ गए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये आज के थे ये 5 प्रश्न। ठीक, तो आज के प्रश्न थे 5, हमने पांचों प्रश्न करा दिया, आपको ये समझ आएगा, अच्छे तरीके से हमने बताया। ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।